हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी बिल्डर के यहाँ सर्च हुआ और उस सर्च के अंदर उस बिल्डर के एक एम्प्लॉय ने ये स्टेटमेंट दिया कि असेसी ने प्रॉपर्टी की सेल में ओवर एंड अबव द सेल कंसिडरेशन कैश रिसीव किया है, जिसको उस असेसी के पार्टनर ने डिनाई किया। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स यदि असेसी एक प्रॉपर्टी की अवज में ऑनलाइन ऑन मनी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अपनी रिटर्न में दिखा देता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर खाली एक प्रॉपर्टी में ऑन मनी रिसीव करने के आधार पर बाकी प्रॉपर्टीज के लिए ऑन मनी रिसीव करने के लिए एडिशन कर सकता है बाकी सालों के लिए भी? यही इशू प्रेजेंट केस में पुणे ITAT की ए बेंच ने अपने एक केस मिनामी गंगा बिल्डर LLP वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 130 ITR पेज नंबर 662 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 फरवरी 2025 को आया। असेसी के यहाँ सर्च हुई। असेसी की असेसमेंट 17-18 से लेकर के 19-20 तक कंप्लीट की गई। असेसी को सेक्शन 153A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर नोटिस भेजे गए। असेसी की सर्च में कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल लूज पेपर के बेसिस पर सर्च पार्टी को मिला था, जिसके आधार पर असेसमेंट की गई। जब सर्च हुई थी तो सर्च के दौरान असेसी के एक एम्प्लॉय ने आर ने, जो कि सेल्स मैनेजर था, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि प्रॉपर्टीज की सेल में ओवर एंड अबव कुछ कैश पेमेंट्स असेसी को रिसीव हुए हैं, जिसको उस असेसी के पार्टनर ने डिनाई किया था। लेकिन असेसमेंट के दौरान किसी एक प्रॉपर्टी के केस में असेसी ने ये एडमिट किया था कि ऑन मनी रिसीव हुआ और उसको अपने इनकम में इंक्लूड किया और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स भी पे किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस एक प्रॉपर्टी को आधार लेते हुए असेसी का ऑन मनी ट्रांजैक्शंस के लिए बाकी प्रॉपर्टीज के लिए करंट ईयर में भी एडिशन किया और बाकी 3 सालों में भी एडिशन किया। इन एडिशंस को CIT अपील ने अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले प्रेजेंट केस में ये कहना था कि जो असेसी का पार्टनर था उसने जब ऑन मनी ट्रांजैक्शंस को डिनाई किया तो ऐसे केस में जो असेसी का पार्टनर था और जो असेसी का एम्प्लॉय था आर, जो कि सेल्स मैनेजर था, उनको कभी भी कन्फ्रंट नहीं कराया गया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि कोई भी ऐसा एफर्ट असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नहीं किया गया जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने जो बुकिंग फॉर्म्स सर्च पार्टी को मिले थे उन बुकिंग फॉर्म्स में जो इनकंसिस्टेंसी थी उनको रिकंसाइल नहीं किया गया। और काफी केस में ऐसा था कि एक ही प्रॉपर्टी की एवज में 2 बुकिंग फॉर्म मिले और उन दोनों बुकिंग फॉर्म में डिफरेंट अमाउंट था। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जिन पर्सन्स को असेसी ने फ्लैट्स बेचे, कभी भी उन पार्टीज को, उन लोगों को एग्जामिन नहीं किया गया, ना तो सर्च के दौरान किया गया, ना सर्च के बाद किया गया, और ना ही असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जिन लोगों को फ्लैट बेचे गए थे उनको एग्जामिन किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर का ये अटेम्प्ट कि एक प्रॉपर्टी को लेकर के बाकी 3 सालों में उसको एक्स्ट्रापोलेट करना और बाकी ट्रांजैक्शंस को एक्स्ट्रापोलेट करना जस्टिफाइड नहीं है, स्पेशली उस केस में जहां पर सर्च पार्टी को ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स कोई भी कैश नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये बेसिकली एक्स्ट्रापोलेशन पर है। ये देखने को मिला है कि जब कभी भी कोई सर्च होती है, कोई सर्वे होता है, तो यदि सर्च पार्टी को किसी एक पीरियड से रिलेटेड या किसी एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ मिलता है तो वो उसके आधार पर सारी ट्रांजैक्शंस को एक कलरेबल एंगल से देखते हैं, जबकि एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जिन ट्रांजैक्शंस के लिए जिस टाइम के लिए आपको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलेगा, खाली आप उसी के आधार पर एडिशन कर सकते हैं। उसके आधार पर बाकी ट्रांजैक्शंस का बाकी सालों के लिए आप एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिनामी गंगा बिल्डर LLP वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 138 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर
662 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट पुणे ITAT ने 7 फरवरी 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।